हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स मेड सिंपल एंड कुछ प्रॉब्लम आ रही थी शायद पिछले ऑडियोज़ में. सो आई एम ट्राइंग टू चेंज द सॉफ्टवेयर एंड द मैकेनिज्म फॉर मेकिंग द वीडियो. आई होप द वॉइस इज़ क्लियर नाउ. और किसी किसी को मतलब लैपटॉप वगैरह में दिक्कत जाए तो आई वुड सजेस्ट टू प्लीज़ यूज़ एन ईयरफोन so that it's much more audible. Okay, so let's start with the PIB news. So we are covering for the both days, that is 7th and 8th of August. So let's start with it. तो PIB न्यूज़ देख लेते हैं. सबसे पहला है कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का इनॉग्रेशन किया गया एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. सो ये है क्या राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र? ये एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर बेस्ड है. ओके, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सेंटर है. इसकी लोकेशन याद रखना, राजघाट पे है ये. इसको बनाया गया है न्यू दिल्ली पे. ओके, और ये एक इंटरप्ले ऑफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ है जो इसमें प्रेजेंट की जाएगी थ्रू असिमिलेटिव लर्निंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्लोबल बेंचमार्क्स एंड सक्सेस स्टोरीज एंड थीमेटिक मैसेजेस. ओके, तो पूरा इंटरैक्टिव फॉर्मेट रहेगा इसमें. जैसे हॉल 1 हॉल 2 करके रहेगा, तो आपको सबसे पहले हॉल 1 में एक इंडिया की स्वच्छता स्टोरी बताई जाएगी. दैट इज़ अ जर्नी इनटू द लार्जेस्ट बिहेवियर चेंज कैंपेन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. ओके, तो स्वच्छता भारत मिशन जो था वो केवल क्लेanलीनेस और टॉयलेट्स को लेकर नहीं था, वो मेनली बिहेवियर चेंज को लेकर था. प्लीज़ रिमेंबर सच कीवर्ड्स, और इनको आप अपनी वोकैब में अपने उसमें उतार लीजिए ताकि जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं तो इस तरीके की कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली स्ट्राइक करें. ओके, तो जो स्वच्छता भारत मिशन है, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रूरल सैनिटेशन इन इंडिया एंड हैज़ चेंज द बिहेवियर्स ऑफ ओवर 55 करोड़ पीपल फ्रॉम ओपन डेफिकेशन टू यूजिंग अ टॉयलेट. जो कि मैंने आपको बताया कि रूरल सैनिटेशन को खासकर इसने ट्रांसफॉर्म किया है और 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो बिहेवियर है उसे चेंज किया है. जो कि पहले खुले में शौच करते थे, उनको टॉयलेट यूज़ करने के बारे में सिखाया गया है, और मतलब उन्होंने खुद भी अपने अंदर बिहेवियर में ये चेंज लाया है. ओके, एंड अभी जो ये मिशन है, इट इज़ इन इट्स सेकेंड फेज एमिंग टू टेक इंडियाज़ विलेजेस फ्रॉम ओपन डेफिकेशन फ्री ODF से अब ODF प्लस की तरफ. ओके, एंड द स्ट्रॉन्ग फोकस इज ऑन सस्टेनिंग ODF स्टेटस. इसमें ODF प्लस का क्या है कि जो स्टेटस आप अचीव कर चुके हो, अगर आप ODF फ्री हो तो वो स्टेटस को सस्टेन करना एंड इंश्योरिंग सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर ऑल. ओके, नाउ इनॉग्रल रन ऑफ देवलाली दानापुर किसान रेल फ्लैग्ड ऑफ. तो जो 2020-21 का जो बजट था उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अनाउंस किया था टू बिल्ड अ सीमलेस नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन फॉर पेरिशेबल्स इंक्लूसिव ऑफ मिल्क, मीट एंड फिश. ओके, तो एक कोल्ड सप्लाई चेन की मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं फार्मर्स के वो ख़राब ना हो, इसके लिए एक प्रॉपर चेन बने. और इससे रिलेटेड मैं आपसे आज का पहला सवाल पूछती हूँ. यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस इन दिस एग्रीकल्चरल सेक्शन. ओके, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होते हैं? ओके, नाउ इसमें एक सप्लाई चेन के अलावा ये भी अनाउंस किया गया था कि इंडियन रेलवेज जो है वो किसान रेल को सेटअप करेंगे थ्रू PPP अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इस तरीके के अरेंजमेंट्स किए जाएंगे किसान रेल के लिए. और किसान रेल का क्या बेनिफिट रहेगा? इट विल हेल्प ट्रांसपोर्ट द प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट अ नॉमिनल कॉस्ट. जो फार्मर्स का प्रोड्यूस होगा उसको डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा एकदम कम कॉस्ट पे. तो उससे फार्मर्स को फ़ायदा मिलेगा. और साथ में जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 तक फार्मर इनकम को डबल करना है, उसमें भी ये चीज़ हेल्प करेगी. ओके, और ये किसान रेल कौन सी ट्रेन्स रहेंगी? इसमें मल्टी कमोडिटीज़, मल्टी कंजाइनर्स और मल्टी कंजाइनीज रहेंगे, और ये फिक्स्ड ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर में रहेगी. ठीक है, मतलब जैसे सपोज कोई दो पर्टिकुलर स्टेशन है. ओके, तो वहाँ पे मतलब उन दो के लिए पर्टिकुलर एक किसान रेल रहेगी. सपोज दिस इज देवलाली दानापुर किसान रेल. ओके, तो ये फिक्स्ड ओरिजिन और डेस्टिनेशन रहेगा, और इसमें एंड रूट स्टॉपेजेस वगैरह रहेंगे, और लोडिंग अनलोडिंग परमिट रहेगी बीच में. नेक्स्ट इज PM स्वनिधि. ये न्यूज़ में था, तो इसको लॉन्च किया था अभी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ऑन June 1, 2020. और ये किस लिए था? टू प्रोवाइड अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन टू स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर लाइवलीहुड्स. ठीक है, तो खासकर कोविड-19 लॉकडाउन के चलते खासकर जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो उनको अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन मिल सके ताकि वो अपने लाइवलीहुड को, अगर मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे अपना जो स्ट्रीट वेंडिंग है उसको
जॉब को बंद करके कहीं और गए हैं तो वो वहाँ पे इजीली उनको लोन वगैरह लेके फिर से चालू कर सकें, तो इसके लिए ये पीएम स्वनिधि पोर्टल को लॉन्च किया था। ओके, और ये जो स्कीम है टारगेट्स टू बेनिफिट मोर देन 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो कि 24 मार्च 2020 से पहले वेंडिंग करते आ रहे थे। ठीक है, अगर आप पहले से वेंडिंग करते आ रहे थे अर्बन एरियाज़ में तो उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए है, एंड केवल अर्बन एरियाज़ की नहीं, पेरी अर्बन और रूरल एरियाज़ के भी। ओके, तो इस स्कीम में है क्या एक्चुअली, जो वेंडर्स हैं वो वर्किंग कैपिटल लोन ले सकते हैं ऑफ अप टू 10,000 रुपीज़, जो कि पेबल रहेगा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। आप रीपे उसको कर सकते हो, आप 10,000 तक का लोन ले सकते हो और आप उसको 1 साल के टेन्योर में मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप उसे रीपे कर सकते हो। और उसमें भी देखो एक और फ़ायदा इसमें दिया गया है कि अगर आप टाइमली या फिर अर्ली रीपेमेंट करते हो आपके लोन का, तो आपको पर एनम के हिसाब से 7% जो है इंटरेस्ट सब्सिडी वो भी आपको दी जाएगी आपके बैंक अकाउंट्स में थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑन क्वार्टरली बेसिस। ओके, और इसमें है ना कोई भी आपको पेनल्टी नहीं रहेगी, और वही है कि अगर आप अगर जल्दी आप करते हो रीपेमेंट करते हो तो आपको इसमें कैशबैक इंसेंटिव्स भी मिलेंगे ऑफ अप टू 100 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी प्रमोट करेगा। लास्ट थिंग फ्रॉम पीआईबी इज़ दैट श्री जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वो अब नए हमारे कैग बन चुके हैं। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू कि आपको कैग के बारे में बताना है, कौन से आर्टिकल में आता है, इनका मेन क्या काम रहता है, उसके बारे में यू हैव टू टेल मी द वर्किंग एंड हाउ, मतलब बेसिक चीज़ें जो होती है कि किस तरीके की बॉडी है कैग, नंबर ऑफ मेंबर्स, हाउ दे आर इलेक्टेड, ऑल दीज थिंग्स। एंड जो अभी कैग है ये जीसी मुर्मू, ही बिलोंग्स टू आईएएस ऑफ आईएएस कैडर के हैं, गुजरात कैडर के 1985 बैच, एंड ही विल बी सक्सीडिंग श्री राजीव महर्षि। ओके, सो लेट्स मूव टू इंडियन एक्सप्रेस सेक्शन। अभी जो 6-7 अगस्त का ये था, इसमें जो मेनली आया था दैट वाज ऑन, खासकर आपको पता है कि अभी कश्मीर का जो ये लास्ट ईयर का एब्रोगेशन अभी हुआ था उसके ऊपर था, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो द मोस्ट ऑफ द एडिटोरियल्स वर बेस्ड ऑन द सेम थिंग, कश्मीर के मुद्दे को लेके, एंड उसके अलावा जो हिरोशिमा का वो था एटम बम वगैरह वहाँ पे गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, उसके ऊपर बेस्ड एडिटोरियल थे, बट मतलब वो हमारे अभी एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थे। तो आई हैव टेकन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन्ड और उसके इंडियन एक्सप्रेस के थे, और उसको हम थोड़ा डेप्थ में बैकग्राउंड को कवर करते हुए देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ न्यू एलजी, तो मैंने आपको बताया अभी ये कश्मीर के थे जो पहले जीसी मुर्मू, एक्चुअली ही वॉज दी एलजी ऑफ, ही इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, तो अभी उनको हटाया गया है। ओके, और उनकी जगह पे अभी जो दूसरे उनके सक्सेसर आए हैं उनको मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। सो व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, ठीक है। तो बेसिकली इनका कहना है, इसकी सेंट्रल थीम ये है कि राजभवन का जो केवल ऑक्यूपेंट है यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की केवल पोस्ट चेंज कर लेने से इट वोंट बी एन आंसर टू द सिचुएशन इन कश्मीर, ठीक है, उससे कश्मीर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एक्चुअली में वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, पॉलिटिकल प्रोसेस की, इलेक्टेड असेंबली की। ओके, तो ये जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो चुका है उसमें अगर गवर्नर को आप चेंज कर भी देते हो और उसके लिए उसको हेल्प करने के लिए आप एक ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी भी रखते हो, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो काम का नहीं रहेगा। द रीज़न बीइंग कि दे हैव अ वेरी लिटिल कनेक्ट विद द पीपल, सो इट इज़ अ रेसिपी फॉर वर्सनिंग द सिचुएशन इन कश्मीर। तो ये इस एडिटोरियल की सेंट्रल थीम है कि केवल गवर्नर चेंज कर लेने से वहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं होगा। सो वी विल सी ऑल दी एंगल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो एक्चुअली में क्या हुआ है जो कि बता दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू का एब्रप्ट डिपार्चर हुआ है फ्रॉम द राजभवन एट श्रीनगर एंड क्विक अपॉइंटमेंट ऑफ ए सक्सेसर मनोज सिन्हा। इसमें एक बात जानने की यह है, जीसी मुर्मू का मैंने आपको अभी बताया कि ही वॉज एन आईएएस, ओके, सो वो एक ब्यूरोक्रेट थे। तो अब और मनोज सिन्हा जो है ही इज़ अ पॉलिटिशियन। तो बेसिकली आप एक ब्यूरोक्रेट को हटा के पॉलिटिशियन को लेकर आ रहे हो, बस गवर्नर की पोजीशन के को आप यूज़ करना चाहते हो, तो उसके ऊपर हम आगे भी चीज़ें देखेंगे। सो व्हाट इज़ द क्रिटिसिज्म करेंटली, दैट देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो 2018 में द पीडीपी बीजेपी जो गवर्नमेंट थी, ये मतलब एक कोलिशन गवर्नमेंट थी पीडीपी और बीजेपी की,
वो कोलैप्स हो गई थी 2018 में, और जिसके बाद में असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया था। उसके बाद से देयर हैज़ बीन एन एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेसेस। ओके, और 2 साल से जो जम्मू कश्मीर है, तो आपको पता है कि मतलब असेंबली डिसॉल्व हो गई, यानी कि इलेक्टेड बॉडी जो कि लोगों ने इलेक्ट की थी वो बॉडी डिसॉल्व हो गई है। तो उसके बाद से डायरेक्टली जो पूरा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी वो है वो किसके हाथ में है, वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में थी 2 साल से। एंड दिस लैक्ड अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो वही था कि देवर मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो थे उनको मतलब प्रॉपर अपॉइंटमेंट में रहते हैं, वो परमानेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी अकाउंटेबिलिटी कम रहती है। ओके, सो गवर्नमेंट हैज़ टेकन अवे द पीपल्स एजेंसी। तो जहाँ वो चाह रहे थे कि कश्मीर को साथ में लेकर आने का और साथ में मतलब उनको मेन स्ट्रीम करने का एंड एम्पावरिंग देम इन अ वे, बट उसके अपोजिट क्या हुआ है, दे हैव रादर डिसएम्पावर्ड द पीपल। ओके, बाय टेकिंग अवे देयर एजेंसी, जहाँ पे वो खुद के इलेक्टेड लोगों को वहाँ पे लेकर आ सकते थे गवर्नमेंट में। ओके, और इसके अलावा दूसरी दिक्कत क्या है, द जेलिंग ऑफ द मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस। ओके, तो अब्दुल्ला फैमिली हो गई एंड उसके अलावा महबूबा मुफ्ती वगैरह को, उनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो थे, एक्स चीफ मिनिस्टर भी, उनका डिटेंशन वगैरह करना फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स, और वो भी विदाउट अपेरेंट जस्टिफिकेशन। दिस हैज़ लेड टू द डिफेनेस्ट्रेटिंग ऑफ द वेरी लीडर्स हु माइट हैव मीडिएटेड बिटवीन दिल्ली एंड कश्मीर। तो ये ऐसे लीडर्स थे जो कायदे से सेंट्रल गवर्नमेंट और कश्मीर के बीच में मीडिएशन का काम कर सकते थे, मीडिएटर की तरह काम कर सकते थे। रादर आपने उनको ही पूरा वीक बना दिया है। ओके, सो अब ये प्रॉब्लम अब है क्या, ये तो मतलब आपको पता है कि क्या क्या अब उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसकी वजह से मेनली प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब सेंटर के पास में ये दिक्कत है कि ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस जो रुक चुका है इसको रीस्टार्ट कैसे किया जाए। ओके, तो उनके लिए जैसे इन्होंने एक गवर्नमेंट की क्यूरेटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। तो वो पार्टी भी जो है हालांकि पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन फिर भी वो जो दिल्ली का केस है उसको वहाँ के कश्मीर वैली के लोगों तक ले जाना नहीं चाह रहे हैं। दे आर रिलक्टेंट टू टेक द दिल्ली केस टू द पीपल ऑफ द वैली। ओके, तो ऐसे केस में अब पॉलिटिकल पार्टी तो फेल हो गई, तो अब ऐसे केस में दिल्ली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर टू डू इट्स वर्क ऑफ आउटरीच। तो अब आप समझे होगे कि क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर का सडन मतलब ऐसे एक ब्यूरोक्रेट को हटा के वहाँ पे पॉलिटिशियन को लेकर आना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और कोई तरीका नहीं है वहाँ के लोगों तक अपनी बात को पहुँचाने का। लेकिन दिस इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। तो वही बात है कि जो वहाँ का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव होगा, यानी अगर वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वगैरह रहता है तो उसका रिप्लेसमेंट ये नहीं है। क्यों, अगर वो एग्जीक्यूटिव होता तो वो आसानी से वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम को समझ पाता, वहीं से इलेक्ट किया जाता तो उनके साथ में ईजिली मिंगल कर लेता एंड मे बी एबल टू एड्रेस एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देयर कंसर्न्स एंड कंप्लेंट्स। ओके, तो अब इस चीज़ का पूरा वे फॉरवर्ड क्या है, सबसे पहले तो इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने चाहिए, और उससे पहले देयर शुड बी एन अनइम्पीडेड रिस्टोरेशन ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। प्रॉपर पॉलिटिकल तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसको वापस रिस्टोर करना, एंड रिलीज ऑफ द रिमेनिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स, फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो असेंबली जा चुकी है उसको रिस्टोर करना। ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में 2 साल से आपने असेंबली को पूरा हटाया हुआ है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वहाँ पे अभी भी नहीं है उसको रिस्टोर करना, एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स द रिटर्न ऑफ फुल स्पीड इंटरनेट। ठीक है, तो आज की डेट में आपको पता है इंटरनेट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं होता तो आज आप ये भी नहीं सुन पाते। ओके, ये देख नहीं पाते वीडियो और ये न्यूज़ नहीं सुन पाते, तो वहाँ पे भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। ओके, नाउ सेकेंड एडिटोरियल इज ऑन द बैंक एंड कोविड पेन। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, एंड दिस आर्टिकल इज सेज दैट वी मस्ट परसिस्ट विद अ मल्टी ईयर 5 पिलर स्ट्रैटेजी टू रेज क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो टू 100%। ठीक है, तो इसमें कोविड का बैंकिंग पे क्या असर पड़ा है और 5 पिलर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब ऑलरेडी जो है उसके साथ हमें क्यों कंटिन्यू करना चाहिए, और साथ में क्रेडिट टू जीडीपी रेशो की इसमें बात की हुई है। ओके, तो हम ये सारी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। तो इसमें पहले कहा है कि रेजिंग क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो टू 100%। तो क्रेडिट क्या होता है, मतलब लोन। ओके, फिर क्रेडिट एक्सपेंशन मीन्स दैट पीपल आर टेकिंग मोर लोन्स। ओके, तो क्रेडिट एक्सपेंशन बेसिकली क्या हुआ
हुआ कि जब प्राइवेट सेक्टर, इंडिविजुअल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो ज़्यादा लोन्स जब लेते हैं तो उसे क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं। और जो अभी हमने बोला कि क्रेडिट टू जीडीपी रेशो, ये चीज़ याद रखना, क्रेडिट टू जीडीपी रेशो इज़ एन इंडिकेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपेंशन इन द कंट्री। ठीक है, तो जब ज़्यादा लोग लेने लगते हैं तो आपका ये इंडिकेटर भी जो है वो बढ़ जाता है। तो क्रेडिट एक्सपेंशन का एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है कि क्रेडिट को अबंडेंट बनाना इकोनॉमी में, यानी कि लोन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएं। क्यों लिए जाएं ज़्यादा लोन्स? ताकि इट स्पर्स द बिजनेस एक्टिविटी, मेक्स कैपिटल इनएक्सपेंसिव, ब्रिंग्स डाउन इंटरेस्ट रेट्स, लेंडिंग टू अ बूम इन दी इकोनॉमी। उससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, कैपिटल लेना, लोन लेना वो एक इनएक्सपेंसिव चीज़ हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगी, मतलब वही इंटरेस्ट रेट्स कम यानी इजीली आप ले सकते हो लोन। और जैसे ही इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी में बूम आएगा। ओके, अब इसमें इन्होंने एक चीज़ कोट की हुई है, 1979 में आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल ने कहा था कि क्रेडिट इज़ नॉट अ गिफ्ट और सब्सिडी एंड इट हैज़ टू बी रीपेड। जो क्रेडिट लिया जाता है वो कोई सब्सिडी नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं है, मतलब बैंक की तरफ, बैंक ने आपको बस दे दिया, आप जाओ यूज़ करो, अपना बिजनेस सेटअप करो और उसके बाद में कभी चुकाओ नहीं, आपको रीपे करना पड़ेगा। वरना कोई भी क्रेडिट एक्सपेंशन हो, नो मैटर हाउ वर्दी द रेसिपिएंट और कॉज, विल ओनली वेस्ट scarce national resources that a poor country cannot afford। ओके, इसका मतलब ये कि आप भले से भले काम में भी अगर वो क्रेडिट लेके आप यूज़ कर रहे हो लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी क्रेडिट वर्दीनेस ही आपने रिड्यूस कर दी। ठीक है, मतलब तो ऐसी कंट्री जो हमारी है अभी करेंटली वो उस टाइम पे पुअर थी, आज आप डेवलपिंग कह लो या टूवर्ड्स डेवलपमेंट कह लो, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए अगर किसी को भी हम एनकरेज करते हैं विलफुल नॉन रीपेमेंट के लिए तो इट विल मॉक द वेरी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो हम बेसिकली तभी कहते हैं कि ये जो लोन वेवर्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा नहीं दिए जाना चाहिए, क्योंकि वो फिर वैसा एक लथार्जिक एटीट्यूड आ जाता है लोगों के दिमाग में, इसलिए क्रेडिट रीपेमेंट काफ़ी ज़रूरी है। ओके, अब कोरोना की बात कहाँ से आ गई है बैंकिंग में, क्यों कोरोना एक प्रॉब्लम बन गई है बैंकिंग में? सो कोविड पेन इज ब्रीडिंग अनरीजनेबल रिक्वेस्ट। अभी आपने देखा होगा कि इस तरीके की रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं कि इंटरेस्ट वेव कर दिए जाएं, फिर मोरेटोरियम एक्सटेंशन यानी कि लोन्स वगैरह जो लिए जा रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाए, फिर वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग यानी लोन का भी रीस्ट्रक्चरिंग का कह रहे हैं, एंड रिड्यूसिंग कैपिटल एडिक्वेसी, 24 मंथ्स 2 साल के लिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए। तो बहुत अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो कोरोना के चलते ये सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 20 साल में जो 3 लेसन सीखे हैं उनको देखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि गिविंग लोन्स इज़ ईजियर देन गेटिंग दैम बैक। तो आज तो आप कोरोना के चलते आप इजी कर दोगे, लोन्स दे दोगे, आप मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंड कर दोगे, आप उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर दोगे, लेकिन फिर भी वापस उसे लाना, खासकर जब हमारे ऑलरेडी बैड लोन्स इतने ज़्यादा हैं, मतलब 14.7% ऑलरेडी है, उससे भी ज़्यादा अभी कहा है कि बुरी कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में हमको ऐसा मतलब इस चीज़ को हमको ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल रीस्ट्रक्चर करके हम क्रेडिट देते जाएं तो वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हम पिछले 20 साल में ये लेसन ले चुके हैं। देन ब्रेकिंग द थर्मामीटर डजंट हेल्प द फीवर। अगर आपको फीवर है तो आप थर्मामीटर उसको जिससे नाप रहे हो आप उसी को तोड़ दोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका बुखार नहीं उतरेगा। सो डिसअलाउइंग अकाउंटिंग फजिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग वुड हैव सेव्ड ₹7 लाख करोड़। तो ये पिछले 20 साल की लर्निंग है कि अगर हमने इतना रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह को बढ़ावा नहीं दिया होता तो हमारे 7 लाख करोड़ करीब बच सकते थे। एंड थर्ड लेसन इज दैट गवर्नमेंट बैंक्स नीड मोर देन कैपिटल। ओके, तो गवर्नमेंट बैंक्स जो हैं उनको कैपिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो पिछले 2 साल में रिस्क वेटेड एसेट्स थे, सॉरी देयर रिस्क वेटेड एसेट्स आर लोअर देन 2 ईयर्स। जो 2 साल पहले थे उससे भी आज हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स, एक कैपिटल एडिक्वेसी जो रेशो होता है जो बैंक को मेंटेन करना पड़ता है वो हमारे पास में एडिक्वेट नहीं है। हाँ, आज हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स घट गए हैं। ओके, तो ये भी हमने लेसन सीखा है। तो अब इन सब चीज़ों के चलते, कोरोना के चलते और मतलब ये जो क्रेडिट टू जीडीपी एक्सपेंशन और इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? तो इसके लिए ऑथर ने सजेस्ट किया है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और स्टेबिलिटी है
उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा विथ आर 5 पिलर स्ट्रैटेजी। ओके, तो अभी तो हम जैसे चाह रहे हैं कि मतलब गरीबों को बचा के रखें, लोन वेवर दें, तो उस चीज़ को हमको लेकिन थोड़े से थोड़े टफ मेजर्स होते हैं जो हमारी 5 पिलर स्ट्रैटेजी में हम देखेंगे, उनके साथ बैलेंस करना ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहला जो 5 पिलर स्ट्रैटेजी का पिलर है वो है बैंक कंपटीशन। तो इंडिया के पास में 82 बैंक्स है 1924 में, 97 बैंक्स है 47 में, और आज की डेट में हमारे पास में 95 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। ओके, तो अगर कंपटीशन वगैरह ज़्यादा रहेगा, बैंक ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा रहेगी, मतलब लोगों के पास में ऑप्शन रहेगा कि क्रेडिट को कौन मतलब इजी रेट्स पे दे रहा है, तो वहाँ से उन लोग क्रेडिट लोन लें। ओके, और इसकी वजह से जो प्राइसेस भी रहेंगे वो लोअर रहेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट्स वगैरह कम रहेंगे, तो फिर वो वहाँ से लोन लेना इजी रहेगा। ओके, तो बैंक कंपटीशन पहली बात, उसको बढ़ावा देना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ प्राइवेट बैंक गवर्नेंस। तो बहुत अच्छा है कि फैक्ट यहाँ पे दिया, आप याद रख सकते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं उनमें केवल 30% डिपॉजिट होते हैं, लेकिन वो कैपिटलाइजेशन जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, यानी 30% डिपॉजिट्स, लेकिन वो जो लोन्स वगैरह देते हैं कैपिटलाइजेशन के लिए वो 80% ऑफ द मार्केट से देते हैं। ओके, तो अभी कुछ टाइम में जो ऐसी गवर्नमेंट से बैंकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई हैं वो रही हैं विद पब्लिक शेयर होल्डर कलेक्टिव एक्शन, और जो बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं उनमें उनके अटेंशन और स्किल और करेज में कमी देखी गई है। तो इसकी वजह से इनका कहना है कि प्राइवेट बैंक गवर्नेंस को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ओके, देन गवर्नमेंट बैंक गवर्नेंस, तो ये जो अभी आपको रेशियो बताया उसी का ऑपोजिट ये है कि गवर्नमेंट बैंक्स में अगर देखा जाए तो 70% शेयर रहता है, लेकिन वो केवल 20% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कैपिटलाइजेशन। ठीक है, और इसकी वजह क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही इरेशनल एम्प्लॉय कॉस्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियोज हैं। ठीक है, वहाँ के मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा है, कैपिटलाइजेशन में इतना नहीं दे रहे हैं, वो पूरा जो शेयर वगैरह रहता है वो ज़्यादातर एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह में चला जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल वी नीड ओनली 4 गवर्नमेंटल बैंक्स, मतलब जो कैपिटलाइजेशन में ज़्यादा देती हैं ऐसी केवल 4 बैंक्स होनी चाहिए गवर्नमेंट बैंक्स, जिनका फिर गवर्नेंस भी स्ट्रॉन्ग हो एंड नो टैक्स एक्सेस फॉर कैपिटल। ओके, फोर्थ पिलर इज आरबीआई का रेगुलेशन और सुपरविजन। तो अभी जो करेंटली एक्सीडेंट्स अभी रिसेंटली देखे गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो वही चीज़ बताते हैं कि ऑडिट वगैरह जो है वो बहुत स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी वही कि आरबीआई जो है जैसे एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो उसका ऑडिट, एथिकल कंडक्ट, शेयर होल्डर का सेल्फ इंटरेस्ट और रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। तो आरबीआई शुड बोल्डली री इमेजिन इट्स करंट मैंडेट, स्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो आरबीआई का भी मतलब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ज़रूरी है, तो उनको अपना स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को रिकंसिडर करना चाहिए। ओके, एंड फिफ्थ पिलर इज नॉन बैंक रेगुलेटरी स्पेस। तो अभी पहले नॉन बैंकिंग को ज़्यादा वो नहीं दिया जाता था, कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन अभी कुछ टाइम में जो देखा गया है कि पेमेंट्स वगैरह में प्रोग्रेस हुआ है, एमएसएमई लैंडिंग्स में प्रोग्रेस हुआ है, एंड कंज्यूमर क्रेडिट भी जो काफ़ी ज़्यादा नॉन बैंकिंग सेक्टर से जा रहा है, इससे ये समझ में आता है कि नॉन बैंक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उनको भी ज़्यादा रेगुलेटरी स्पेस और साथ में रेगुलेशन की सुपरविजन की ज़रूरत है। सो वी शुड कंसिडर दैट ऑल्सो। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस सेक्शन, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, एंड आप अपने आंसर्स भी ज़रूर ट्राई कीजिए देने का। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।